अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। MGT 503 के लेक्चर सीरीज़ का आज 8वां लेक्चर है, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। हम क्लासिकल जो है वो मैनेजमेंट व्यू पढ़ रहे हैं और उसमें हमने देखा था कि 3 उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। एक ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। ब्यूरोक्रेटिक और साइंटिफिक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी और उसका एक पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट रह गया था। साइंटिफिक में हमने 3 नाम पढ़े थे, आपको याद होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक नाम जो है वो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में पढ़ा था। आज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में भी एक ही नाम है और वो है हेनरी फोइल का नाम, ठीक है। हेनरी फोइल एक जो है वो फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने जो है ये एक माइनिंग इंजीनियर थे और फिर ये अपनी कंपनी के MD यानी कि टॉप मैनेजर, मैनेजमेंट डायरेक्टर बने 1888 में, ठीक है। क्लासिकल थ्योरिस्ट में इनका बड़ा नाम है, यानी कि हेनरी फोइल और टेलर सबसे ज़्यादा मशहूर हैं क्लासिकल थ्योरी में। ये नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनकी अगर वो कहते हैं ना कि किसी के काम की पहचान होती है कि उसका काम कितना लंबा चल रहा है, तो इनका दौर था 1841 से 1925। लेकिन मैं अगर आपको एक वो क्या कहते हैं मज़े की बात बताऊं, वो ये है कि आज भी स्टिल इनकी इंडस्ट्री में जो है वो फ्रांस में इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, माइनिंग एंड मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन, वो आज भी काम कर रही है सेंट्रल फ्रांस में। कैन यू इमेजिन इट? यानी कि इनके बनाए हुए रूल्स और इनकी बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जिन्होंने इनके रूल्स पे काम किया कि वो आज भी है मौजूद। तो डेफिनेटली कि इनके बनाए हुए रूल्स कुछ तो ऐसे होंगे कि जिनमें दम है, कि वो इतना वक्त चेंज होने के बाद भी आज भी उन असूलों पे काम करते हुए आज भी इस दुनिया में मौजूद है वो इंडस्ट्री। कहते हैं ना कि कई बनती हैं, कई उजड़ जाती हैं, लेकिन आज भी हैं। तो डेफिनेटली फिर हमें भी इनके रूल्स कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इंटरेस्टिंग है इनका काम। इनकी मेन कंट्रीब्यूशन इनके 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। 14 प्रिंसिपल्स हैं और ये 14 प्रिंसिपल्स ज़्यादा सारे याद ना भी नहीं तो हमें कुछ ना कुछ याद ज़रूर रखने हैं, ठीक है। तो आज हम इनके 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि वो क्या है। सबसे पहले है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी बहुत सी चीज़ें पीछे वालों के साथ आपकी मैच होती रहेंगी, वही चीज़ जो उन्होंने बात की है इनकी भी होगी, लेकिन इनके पास वो एक इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया ना कि 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिए हैं। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क, कि काम को जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के दरमियान बांट दो, स्पेशलाइज्ड कर दो उनको कि रोज़ उन्होंने बस एक ही काम करना है। डिवीजन कर दिया आपने। उसके बाद वो कहते हैं दूसरी चीज़ अथॉरिटी होनी चाहिए, यानी कि मस्ट ऐसा होना चाहिए कि हर इंसान को किसी ना किसी को जवाब देना हो, ठीक है। कि मैनेजर मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स, मैनेजर ऐसा हो कि वो ऑर्डर दे सके, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सब को जो है वो दे सके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनको हैं उनको पता हो कि हमने फ़लाँ को जवाब देना है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो उन्होंने दी वो है डिसिप्लिन। वो कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने जो रूल्स बनाए हैं उनको ओबे किया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए एम्प्लॉयज़ की तरफ से। चौथा प्रिंसिपल है इनका यूनिटी ऑफ कमांड, कि सबको एक सुपीरियर होना ज़रूरी है, यानी कि बेशक नीचे जितने भी लेवल मैनेजर्स हों लेकिन ऊपर एक टॉप लेवल पे एक मैनेजर होना ज़रूरी है, यानी कि सारे एम्प्लॉयज़ को जहाँ से ऑर्डर्स मिलने हैं वो सुपीरियर सिर्फ एक होना चाहिए, इनका ये मानना था। फिर उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि वही बात कि सिंगल प्लान ऑफ एक्शन, के एक ऊपर मैनेजर लेवल होना चाहिए जहाँ से प्लानिंग हो रही है, जो प्लान कर रहा है, जो मैनेजर्स को और जो वर्कर्स को गाइड कर रहा है, तो वो जो एक रास्ता देने वाला शख्स है ना वो सिर्फ एक होना चाहिए, यानी कि डायरेक्शन जो दे रहा है, जो कमांड कर रहा है, वो एक ही बंदा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला प्रिंसिपल जो इनका है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ शुड नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। वो कहते हैं कि जब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट एक तरफ आ जाए और एक तरफ एक इंसान का पर्सनल इंटरेस्ट आ जाए, तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, उसके फ़ायदे को तरजीह दी जाए, अपने इंटरेस्ट को ना देखा जाए। यानी कभी अगर ऐसा वक्त आ जाए आप पे कि आपको अपना नुकसान करके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बचानी पड़े तो बचाओ, ठीक है। इनका ये भी असूल था कि अपनी ज़ात पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे को तरजीह देनी है। तो अगली चीज़ जो अगला इन्होंने असूल बयान किया वो था रिमनरेशन, के रिमनरेशन यानी कि उजरत। वर्कर्स मस्ट बी पेड अ फेयर वेज ऑफ देयर सर्विसेज, की उनको फेयर, जितना वो काम करते हैं उस हिसाब से फेयर पे जो उनकी बनती है वो मस्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद है सेंट्रलाइजेशन, यानी ये इस बात पे बिलीव नहीं करते थे कि मतलब ऐसा हो कि एक टॉप मैनेजर हो, फिर मिडिल लेवल मैनेजर हो, कुछ फैसले टॉप मैनेजर कर रहा है, कुछ सिविल जो है वो मिडिल लेवल मैनेजर कर रहा है, वो नहीं। वो कहते हैं जो फैसले का हक है ना वो सिर्फ एक बंदे के पास होना चाहिए, बाकी सारे सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो सिर्फ उसको फॉलो करें, ठीक है। उसके बाद है स्केलर चेन। द लाइन टर्म रेफर्स टू द डिग्री विच सबऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, कि एक चेन होनी चाहिए कि मतलब उनसे जो है डिसीजन मेकिंग में सबऑर्डिनेट्स को, मतलब वो कहता है ना कि बाकायदा एक डिसीजन देने की आप ना करें कि बाकायदा तुम ही डिसीजन लो, लेकिन उनको इन्वॉल्व ज़रूर किया जाए। स्केलर चेन होनी चाहिए
कि आपके साथ वो इन्वॉल्व हो सकें, आपके सबॉर्डिनेट। आप उनसे मशवरा लें डिसीजन करते हुए, ऐसा नहीं कि अकेले ही डिसीजन लें, ठीक है। उनसे मशवरा करें, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से पता होता है कि इस काम का क्या हल हो सकता है, ठीक है। तो उनसे बात की जाए, एक स्केलर चेन होनी चाहिए, आप उनसे भी बात करें, फिर सबका मशवरा लेने के बाद आप सोच के फिर उसके बाद उसका फैसला लें। फिर उसके बाद अगली चीज़ है ऑर्डर, यानी कि एक तरतीब होनी चाहिए, ठीक है। लोगों की, चीज़ों की, एक वो कहते हैं हर चीज़ राइट टाइम पे राइट जगह पे हो, ठीक है। लोगों के आने का एक टाइम हो, जाने का एक टाइम हो, हर काम का एक वक्त हो। ये लंच टाइम है, यहाँ पे इस वक्त लंच होगा, ये ना हो कि सारा दिन धक्कम पेल मची हुई है, कोई पता नहीं कि काम का वक्त है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरतीब होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ जो उन्होंने असूल दिया हुआ है इक्विटी, कि मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू द सबऑर्डिनेट्स, के बराबरी रखे, वो सब के लिए मेहरबान हो, सबके साथ फेयर हो। फेवरेटिज्म ना चल रही हो कि जो फलां को तो वो बेशक सारा दिन काम कर लो, उससे सीधे मुँह बात नहीं करना, और एक बंदा सारा दिन वेला बैठा हुआ और उसको आप बेला वजह सर पे चढ़ाए जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। काइंड भी रहो और फेयर भी रहो, ठीक है। उसके बाद अगली जो इन्होंने असूल दिया हुआ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्कर्स हैं उनको आप सेफ्टी दोगे उनकी जॉब की, यानी कि वो इस बात से उनको डर ना हो कि मुझे किसी भी वक्त निकाला जा सकता है, ठीक है, बिला वजह निकाला जा सकता है, ठीक है। आपने एक बाकायदा एक टाइम रखा हुआ है, एक वजह रखी हुई है कि ठीक है ये लिमिट्स हैं, इसको आपने क्रॉस नहीं करना, ठीक है। तो यानी कि प्रोवाइड करेंगे आप उनको प्लानिंग और इंश्योर करेंगे कि उनको रिप्लेस नहीं किया जाएगा बिला वजह, ठीक है, कि बिला वजह के बस वैकेंसी फिल है फिर भी आप किसी भी वक्त आपको रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उनको श्योरिटी दो उनकी जॉब की, ठीक है, कि उनको उनकी जॉब अगर वो बेस्ट अपना दे रहे हैं तो उनको नहीं निकाला जाएगा, कुछ भी हो जाए, बाकायदा एक प्रोसीजर है, एक वर्क है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। उसके बाद है इनिशिएटिव, कि एम्प्लॉयज़ हु आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स विल एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट, कि इनिशिएटिव, कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो अलाउ करो कि अगर उनके पास कोई प्लान है, अगर वो कुछ उनके पास नया आइडिया है तो वो आपके साथ डिस्कस कर सकें, अपनी एफर्ट दे सकें अपने उन प्लान को कैरी आउट करने के लिए, उनको अपने प्लान्स शेयर करने की, उनको कैरी आउट करने की इजाज़त होनी चाहिए। यानी ये नहीं कि एक ही तरीके से काम हो रहा है, नहीं यार, अगर किसी के पास बेस्ट है कि आज काम 15 मिनट में हो रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा तरीका भी है कि ये काम 10 मिनट में हो सकता है, तो प्लीज़ टेल मी, ठीक है। तो ऐसा माहौल बनाओ। फिर उसके बाद स्प्लिट दी कॉप्स। स्प्लिट दी कॉप्स का मतलब ये होता है कि यूनिटी होनी चाहिए, कि प्रमोशन टीम स्पिरिट विल बिल्ड हारमनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, के सब मिल के काम करें, जैसे कहते हैं ना यूनियन इज द स्ट्रेंथ। तो स्प्लिट दी कॉप्स का मतलब ये है कि यूनियन सब मिल के काम करें, यूनिटी होनी चाहिए सबके दरमियान, ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिल के काम करते हो, एक दूसरे को तरजीह देते हो, एक दूसरे के मिजाज को समझते हो। ये नहीं कि यार कहे कि बस मेरी ही मानी जाए, मैनेजर है तो वो कहे कि मेरी ही मानी जाए, सब ऑर्डिनेट्स तो मेरे सामने कीड़े हैं, और सब ऑर्डिनेट्स में हर एक का ये कि यार कब इस मैनेजर से जान छूटेगी, कहीं ऐसा तरीका हो कि हमारी बात मान जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिटी होनी चाहिए। मैनेजर अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो वो सब ऑर्डिनेट्स से पूछे, सब ऑर्डिनेट्स के पास अगर कोई आइडिया तो वो बात करें, ये कोशिश ना हो कि बस मैं ही मैं हूँ, ठीक है। ये नहीं होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, मिलके काम करेंगे तो बहुत ऊपर तक लेके चलेंगे। तो ये थे इनके 14 प्रिंसिपल्स, और यही इनकी सबसे बड़ी विक्ट्री और कंट्रीब्यूशन है हेनरी फॉयल की, कि आज तक इनकी इंडस्ट्री, जिसका नाम माइनिंग एंड मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये सेंट्रल फ्रांस में आज भी सर्वाइव कर रही है, ठीक है। इन असूलों पे काम करने की वजह से इनके ये 14 असूल हैं, ठीक है, और यही इनकी मेन कंट्रीब्यूशन है। तो आज का हमारा लेसन भी यही था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें, ताकि आपकी जो एक चल रहा है कि एक तरतीब चल रही है लेक्चर्स की, भी मिस ना हो, कहीं आपसे कोई लेक्चर मिस ना हो जाए। उसके बाद बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।